तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं काबीना की तश्कील के हवाले से, तो काबीना की तश्कील जो है 10 और 11 को तवक्को 10 है। और 11 को तवक्को है कि काबीना तश्कील पा जाएगी और फिर उसके बाद एक हुकूमत का जो खाका है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन इस दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अदालतों में चैलेंज, पेपर्स आगे पीछे, एहतजाज असम्बली के अंदर, ये सारा होता रहेगा। और मतलब है कि वही 47 45 के सिलसिले सारे चलते रहेंगे। लेकिन उसमें जो मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है कि वो जो डिस्टेबलाइजेशन वाला सिलसिला नहीं होगा, वो पॉलिटिकल सारा चलता रहेगा, अदालतें, फैसले, इम्प्लीमेंटेशन, ये वो सारा, क्योंकि इश्यूज हमारे वही सिक्योरिटी, फाइनेंस, इकॉनमी और साथ उसके फॉरेन पॉलिसी। और नतीजे में जो IMF के साथ मामलात हो रहे हैं उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट पैदा ना हो। ठीक है, जो भी उनकी शराइत हम मंजूर करने जा रहे हैं उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो क्योंकि ये जो पूरा अगले चंद महीने हैं ये पूरी दुनिया में यानी जंगों में है। और एक होता है ना कि अचानक आपको पता चला कि जी बहरे अमर में कुछ हो गया, पता चला कि जी वो किसी और मुल्क में कुछ हो गया, कहीं हो गया, कि लोग टेंस, वो कशीदा सूरत हाल अचानक डेवलप हो जाती है। देखें ये कोविड के बाद से कितनी झड़पें हुई हैं। अभी तो हम सूडान पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम वो कू बेल्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, अफ्रीका में जो हुकूमतें गिरी हैं, बनी हैं, अभी तो लीबिया पे नहीं बात कर रहे, हालांकि वहाँ इंतहाई कशीदगी है, सूडान में ख़ास तौर पे। लेकिन यह है कि ये जो दो फ्लैश पॉइंट्स हैं इस वक्त, जो गज़ा और बहर अमर भी है, और यूक्रेन और यूरोप, और उसके नतीजे में फिर वो टर्की और फिर ब्लैक सी और फिर पूरा वो चेन रिएक्शन चलता है। लेकिन एक मामला और ऐसा है जिसके ऊपर मैं अच्छा, जेलेंस्की जो है वो आज तुर्की पहुंचे हैं, वो टर्की में हैं, और उनकी जो जेलेंस्की जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हो रही है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन से। टर्की का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे मामले में, क्योंकि टर्की ने ही ये गंदम की जो तरसील का माहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा दरमियान में टर्की ही पड़ा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक वाकया ऐसा है जो अच्छा, ये चाइना ज़रा इस वक्त काफ़ी फ़ाल है यूक्रेन के मामले पे। अभी चाइना इधर मशरिक़ वस्ता में भी चाइना आएगा, लेकिन मैं दो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स देख रहा था, उनकी जो प्रेस रिलीज़ हैं। एक तो मैं ये देख रहा था कि जो उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं चाइना के, जो ली हुए, ठीक है ना, वो यूरोप से तो आ गए हैं, मॉस्को गए थे, उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद 30 स्लाइड है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट ऑन यूरेशियन अफेयर्स ली हुए विजिट्स यूक्रेन। अच्छा, अब वो यूक्रेन में हैं, मॉस्को वो जा चुके हैं पहले, और वो मॉस्को जा चुके हैं, वो ब्रसल्स जा चुके हैं, सबसे पहले मॉस्को गए थे, मॉस्को ब्रसल्स ये सारा करके अब वो यूक्रेन गए, यूक्रेन में है, और यूक्रेन के बाद यकीनन वो वापस जाएंगे। तो ये चाइना की एक प्रेस स्टेटमेंट जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। लेकिन जो दूसरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जो 29 है स्लाइड, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना। अच्छा, वो वांग ही जो है वो ये कह रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस विद अर्लियर द टॉक्स स्टार्ट द सूनर पीस विल अराइव। अच्छा, ये कल शाम को उन्होंने इशू किया। वो ये इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी चाइना जो है उसका एक हमेशा पीस टॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और शी जिनपिंग ने जो है ये बात की है रशिया और यूक्रेन दोनों के लीडर्स के साथ, और अपना पोजीशन पेपर भी इसके ऊपर बनाया है। तो जितनी जल्दी हम पीस टॉक्स के ऊपर जाएंगे मसला उतना आसान होगा हल करना, वरना फिर मामला जो है। तो ये इस वक्त उनका स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने बात की है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। अच्छा, ये तो यूक्रेन में जाहिर है चाइना रोल प्ले करता है, अरब ममालिक करते हैं, अफ्रीकन यूनियन करते, बहुत से लोग हैं जो इसको चाह रहे हैं कि ठंडा, और इसको अमेरिका से हटे, अमेरिका ने जंग छेड़ दी, उसको यहाँ रोकना भी तो है ना कि मामला ख़राब ना हो। ग्रीक प्रेसिडेंट्स आज जा रहे थे जेलेंस्की के वॉक करते हुए, सर के वो करीब आके मिसाइल गिरा रशिया का, वो बच गया बाल बाल। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे यूक्रेन में बनी हुई है इस वक्त। अच्छा, लेकिन मैं दूसरी जो बात है, और मुझे डर है कि ये यहाँ पे अगर ये जंगबंदी ना हुई तो ये मामला दोबारा आग भड़क उठेगी मशरिक़ वस्ता में, और कई ममालिक जो हैं उसकी जद में आ सकते हैं। जंगबंदी करवाना ज़रूरी है फौरी तौर पे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो थोड़ी सी इंडिया और रशिया के हवाले से थोड़ी सी पेचीदा है। ये देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इंसानी स्मगलिंग, ये पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। और ये मसला जो है, बल्कि ये मसला जो है ये सिर्फ
जो यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या इन मुल्कों से, या जहाँ पे जंगें हो रही हैं, ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं या आसियान, ये दूसरे मुल्क हैं, वहाँ का नहीं है। बल्कि अब तो ऐसे हो गया है कि जी वो ये अफ्रीका से कभी नहीं है, अब तो ये है कि ये कई एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जो है वो गैर कानूनी तौर पे हो गए। जो यूक्रेन के बहुत बड़ी तादाद में जब से जंग छिड़ी है तो लोग यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप उनको रोकने की कोशिश कर रहा है पूरी, कि भाई जिसको देखो वो फ्रांस पहुंचा हुआ है, जिसको देखो वो जर्मनी पहुंचा हुआ है, यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं। लेकिन ये जो तो ह्यूमन स्मगलर्स तो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं यहाँ से। लेकिन इंडिया से एक अजीब वाक़या सामने आया है, और वो ये वाक़या सामने आया है कि उनके जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से जो रशियन आर्मी के लिए लड़ रहे थे, और पता ही चला है जनाब कि वो वहाँ पर उन्होंने अपने घरों को फ़ोन करके उन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमको बचाया जाए। फिर उसके बाद ये खबरें उनकी मीडिया में आना शुरू हो गई, और ये काफ़ी दिनों से आ रही हैं। लेकिन आज चूँकि ये एक पीक पे पहुँची है खबर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं इसको मतलब ये रशिया की आर्मी में लोग कैसे थे, उनकी फ़ौज में कैसे थे लोग, ये सवाल है। ह्यूमन स्मगलर्स तो चले गए, उनकी अच्छा, तो मैं यहाँ से 17 स्लाइड से शुरू करता हूँ कि उनकी जो 20 इंडियंस जो हैं उन्होंने मदद की दरख्वास्त की है कि उनको आर्मी से छुड़वाया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है इंडिया का, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि 20 इंडियंस ने कहा है कि हमें रशियन आर्मी से छुड़ाया जाए। ये अभी 3 दिन पुरानी खबर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो 18वीं स्लाइड है, सेवरल इंडियन डिस्चार्ज फ्रॉम रशियन आर्मी। कई इंडियंस को छुड़ाने में हम कामयाब हो गए हैं रशियन आर्मी से। ये मतलब क्या जबरी भर्ती थी, क्या था? मतलब देखें, अगर ह्यूमन स्मगलर्स थे तो उन्होंने आर्मी में कैसे घुस गए? अच्छा चलें जी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर उसके बाद जो है वो सीबीआई ने वहाँ पे छापे मारे, जो 19 स्लाइड हिंदुस्तान टाइम्स में कोट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। सीबीआई ने छापे मारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे कि वो इंडियंस को रशिया यूक्रेन वॉर जोन में कैसे भेज रहे। ओ भाई, ये फौज में कैसे भर्ती हो गए थे गैर कानूनी? ये तो फौज के लोग तो एक उनका टेस्ट होते हैं, वो ये थोड़ी कि वो बावर्ची के वीजे पे चले गए वहां जाके फौज में घुस गए। ये मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, फिर उसके हिंदुस्तान टाइम्स, सेकेंड इंडियन डाइज फाइटिंग फॉर रशियन आर्मी। ओ भाई, रशियन आर्मी, अच्छा, ही फैमिली सेज ही वाज डंप्ड। ये कैसे हुआ? ये इसको मुझे देखते हैं अभी ये कैसे स्टोरी डेवलप करती है। मगर ये अजब स्टोरी है कि वो रशियन फौज में घुस गए, और फौज में घुस के उनकी तरफ से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो उधर से वो इंडिया कह रहा है हमारे बंदे दो, रशिया कह रहा है हम नहीं दे रहे, वो हमारे फौजी हैं। अजीब रौला पड़ा हुआ है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि हु वाज मोहम्मद असफान, हैदराबाद मैन फोर्स टू फाइट यूक्रेन वॉर, किल्ड इन रशिया। ओ भाई, यूक्रेन वॉर लड़ने के लिए मजबूर उसको रशिया कर रहा था, ये फौज में, तो फौज का यूनिफॉर्म है। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ये तो मुझे मतलब मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे स्टोरी चली गई है, इसको उनकी सीबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है, लेकिन ह्यूमन स्मगलिंग तो समझ में आती है। ह्यूमन स्मगलर तो पैसे लिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, आगे दुनिया भर, अफ्रीका से, वो फौज में कैसे घुस गए रशिया की? अच्छा, फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल टाइम्स देखें, ये 32nd स्लाइड, इंडिया सीज रिटर्न ऑफ सिटीजन फ्रॉम रशियन फ्रंट लाइन इन यूक्रेन। ये तो मैं तो उसको देखते हैं, ट्रैफिकर्स सेंड इंडियंस टू शेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीजा लेके गए थे, ये 33rd स्लाइड है। ये सीबीआई क्या कह रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीजा लेके गए थे, और फिर उसके बाद वो यूक्रेन वॉर में लड़ने भेज दिया उनको। कैसे, किसने भेजा, कैसे भेज दिया, वो कैसे चले गए? वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया से सम ऑफ सिटीजन हैव बीन डम्प्ड इनटू वर्किंग फॉर रशियन आर्मी। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, हाई सैलरीज, ये 35 एनडीटीवी, हाई सैलरीज, पीआर वीजास, हाउ इंडियंस वर डप्ड इनटू फाइटिंग रशियाज वॉर। ये रशिया की जो वॉर देखें, ये यूनिफॉर्म है रशिया का। फिर आप मतलब ये जो है ना, फिर बीबीसी 36 स्लाइड, इंडिया बर्स नेटवर्क ट्रैफिकिंग पीपल टू रशिया। ट्रैफिकिंग का इशू नहीं है, ट्रैफिकिंग तो दुनिया भर में, पाकिस्तान से नहीं पकड़ते हम गिरोह, इशू ये है ही नहीं। इशू में फिर वो 17वीं स्लाइड पे जा रहा हूँ, 17 स्लाइड,
about 20 Indians sought help for discharge from Russian army. पर रशियन आर्मी से इंडियंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छुड़ा लिया जाए, हमें जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स 18 स्लाइड सेवरल इंडियन डिस्चार्ज फ्रॉम रशियन आर्मी, और हम सारे केसेस को परसू कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वो यहाँ से वो हाई मतलब वो यहाँ से जाके वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, और इंडिया कह रहा है उनसे कि आपकी फौज में हमारे लोग घुसे हुए हैं, उनको वापस भेजो। ये मेरी कुछ, और फिर वो मतलब है कि ये बड़ी एक गंभीर सी कहानी है। तो इसको देखते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये इस लेवल पे पहुंच गई है कि दूसरे मुल्कों में वो जाके फौज के अंदर भर्ती करवा देते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं वो। तो ये तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, इसको हम भी फॉलो कर रहे हैं इंडिया से कि ये इतने ह्यूमन ट्रैफिकर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए कि वहाँ पे, और ख़वातीन के का दिन था। तो ये मैं एक अगर स्लाइड हम यहाँ दिखा सकें ख़वातीन के हवाले से कि 9,000 ख़वातीन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वो जो हैं वो शहीद हो गई हैं अब तक, और 63 ख़वातीन जो हैं 63 ख़वातीन वो गज़ा में हर रोज़ अपनी जानें दे रही हैं, हर रोज़, कर्सी अल जज़ीरा। और इसमें जो है वो अब 63 ख़वातीन हर रोज़ गज़ा में अपनी जानें दे रही हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, और ये जो जंगें हैं और ये जो सारे मामलात हैं इनको ख़त्म करवा के दुनिया किसी अमन की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।